हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1835 से 1856 के पीरियड में अपॉइंट होते हैं। कौन कौन होंगे उनके बारे में देखेंगे, किस तरीके के रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लॉर्ड डलहौजी देखने को मिलेंगे। क्या रिफॉर्म लेके आएंगे, किस तरीके के काम करेंगे, उनके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिटवीन 1835 टू 1856। पहले हम यह समझते हैं कि इस पीरियड में कौन कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए, ठीक है। फिर एक एक करके उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे इस पीरियड में चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, जो कि 1835 में अपॉइंट होते हैं और 36 के पीरियड तक ये अपॉइंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको वापस बुला लिया गया। इनके बदले में आए यहां पे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं, जो कि 1836 टू 1842 के पीरियड के बीच में हमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे। फिर इनको वापस बुला लिया गया। इनके बाद कौन आते हैं? तो इनके बाद आते हैं एलन बोरो। एलन बोरो, जो कि 1842 से 44 के बीच में एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे। फिर हमें देखने को मिलते हैं इनके बाद, यहां पे हमें देखने को मिले दैट इज लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग्स, ठीक है, जो कि 1844 से 48 के पीरियड में देखने को मिलेंगे। और लास्ट में इस पीरियड में हमें देखने को मिलेंगे जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 के पीरियड के बीच में देखने को मिलेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी है। क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, उनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। पहले आपको ये नाम पता होना चाहिए कि इस पीरियड में कौन कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक एक करके अब हम समझते हैं इंडिया की कंडीशन क्या है, और फिर देखेंगे इनके पीरियड में क्या क्या काम होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले चार्ल्स मेटकॉफ। ये जब इंडिया में आए तो इंडिया की सिचुएशन क्या है और इंडिया पे किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में मेनली नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है ये बचा हुआ है। यहां पे लगभग इंडिया पे सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, यहां पे पूरी तरीके से कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का आ चुका है, ठीक है। अब इनका फोकस किधर है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है, जहां पे ये 3 स्टेट्स देख रहे हैं। ऊपर हमें पंजाब देखने को मिल रहे हैं, फिर हमें इधर सिंध देखने को मिल रहे हैं, और इधर अगर ऊपर देखें हम तो यहां अफगानिस्तान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर इनकी मेन नजर है, और नॉर्थ ईस्ट में बर्मा बैठा हुआ है, पर यहां पे इनका मेन फोकस है, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं चार्ल्स मेटकॉफ ये कौन है। क्या ये पहले भी इंडिया आ चुके हैं? बिल्कुल, इनके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि 1810 में इन्होंने सतलज की ट्रीटी करवाई है। किनके साथ? इन्होंने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ में ट्रीटी करवाई थी। ये वही चार्ल्स मेटकॉफ है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी करवाया हुआ है। किनके साथ? राजपूत के साथ, जिनमें हमने डिस्कशन किया कि ये जोधपुर को, जयपुर को, उदयपुर के साथ में ये सब्सिडरी अलायंस करवा के आते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने काम भी किया है किसके साथ? विलियम बेंटिक के साथ। विलियम बेंटिक, इनके साथ भी मिलके काम किया है। तो पता है इनको कि किस तरीके से इंडिया को गवर्न करना है। तो इन्होंने लिबर्टी, विलियम बेंटिक के थ्रू लिबर्टी ऑफ प्रेस दिलवाई। लिबर्टी ऑफ प्रेस, कि आप जो लिखना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, वो एक्सप्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अब ये सोच रहे कि मैं अफगानिस्तान के ऊपर जाके अटैक करूं या अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेके आऊं, लेकिन कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसकी वजह से इनको वापस बुला लिया गया कि भाई देखो आप रहने दो, अब आप छोड़िए इंडिया को और आप वापस आइए। तो इनको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया।
अब बोले कि अब इनकी जगह नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया जाए, तो यहां पे नाम आता है लॉर्ड ऑकलैंड का। लॉर्ड ऑकलैंड अगले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आते हैं 1836 से 1842 के पीरियड के बीच में। यहां पे बहुत सारी सिचुएशंस बनेंगी। क्यों? क्योंकि 3 स्टेट्स ये बैठे हुए, इनके ऊपर कंट्रोल करने हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि अफगानिस्तान पे अटैक करें। अब अफगानिस्तान पे डायरेक्टली तो अटैक कर नहीं सकते थे क्योंकि इनको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने देखा कि इस स्टेट पे कंट्रोल करने के लिए पंजाब है जो हेल्प कर सकता है हमारी, तो पंजाब की हेल्प से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने अटैक किया, वहां पे डिफीट भी किया, लेकिन उसके बाद में दोबारा से वो अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, दोबारा से इनके ऊपर अटैक करते हैं, यहां से इनको डिफीट होते हैं ये इस वॉर में। और अब डिफीट हुए तो इसका बदला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये महाराजा रणजीत सिंह के साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक तो कर देते हैं, लेकिन 1839 में हमें देखने को मिलते हैं महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। और जैसे रणजीत सिंह की डेथ हुई तो अब ये सोच रहे कि हमें अपना कंट्रोल यहां पे पूरी तरीके से बनाना है, तो इसी का फायदा ये उठाएंगे। लेकिन उसके बाद ये पूरी तरीके से हार जाते हैं। अब क्योंकि जब अफगान में ये हारे हैं तो ये तो कंपनी की एक तरीके से वो आ गई ना कि कंपनी की स्ट्रेंथ यहां पे कमजोर दिखेगी, तो इन्हें कुछ बदला लेना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सिंध के ऊपर अटैक किया। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से सिंध पे अटैक करते हैं, किस तरीके से एंग्लो अफगान वॉर का एक तरीके से हम कह सकते हैं रिजल्ट था जो कि सिंध के ऊपर अटैक किया कि इनको दबाया जाए। देखो एक तरीके से वो होता है ना कि जो पावरफुल है अगर वो कहीं से पिट के आ रहे हैं तो वो ये दिखाएगा ना कि भाई मैं पावरफुल था, अब मैं पिट के आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कमजोर हो गया हूं, तो अपने से कमजोर को दबाने की कोशिश करेगा। तो इसने वही चीज की सिंध के ऊपर अटैक करके, ताकि लोगों में इमेज बने कंपनी की, कंपनी पावरफुल है। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से इसने अटैक किया। अब ये सारी सिचुएशन इसके टाइम में हो रही है। अब इसने देखा कि भाई क्योंकि इसके टाइम में बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हो रहे हैं, अब रिवोल्ट हो रहे हैं तो उनको सप्रेशन करना है। ये सारी चीजें ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी देख रही है कि यार देखो हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में हमने इसको अपॉइंट किया, ठीक है ये सप्रेशन भी कर रहे हैं, लेकिन रिवोल्ट्स को भी तो रोको। कंपनी के अगेंस्ट इतने रिवोल्ट हो रहे हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा? तो इनको वापस बुला लिया गया कि भाई आप आ जाओ, आप रहने दो, बहुत हो गया, अगले बंदे को जाने दो, उनका नंबर आने दो। तो यहां से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होती है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम है एलन बोरो। ठीक है, देखो उनके बारे में समझते हैं। अब इनसे रिलेटेड आपको 2-2, 3-3 पॉइंट पता होने चाहिए। तो अगले आते हैं एलन बोरो, जो कि 1842 से 44 के बीच में एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे। ठीक है, क्या क्या काम करेंगे? देखो सबसे पहली चीज तो इनके दिमाग में चल रही है कि भाई आपने जो ये अफगानिस्तान वाले रीजन में जिस तरीके का बखेड़ा खड़ा कर रखा है, जो आपने वहां पे कांड किया हुआ है, वहां से आपको हार भी लिया, आप उसको रोको। क्योंकि दोस्त मोहम्मद वहां पे जो रूलर थे उनको वो पकड़ के यहाँ दिल्ली लेके आ गए थे, तो बोले इनको ले जाइए वापस से, उनको एज ए रूलर अपॉइंट करो और वहां पे बिठाइए। ठीक है, तो यहां फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो होता है उसको ये रोकते हैं। भाई इसको रोको, पहले जो इनस्टेबिलिटी है इसको खत्म कीजिए। बोले ठीक है, इसको हटाते हैं। दूसरा हमें इसी पीरियड में देखने को मिलते हैं 1843 में इन्होंने जो बात बोली गई थी अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पीरियड में, वो ये है जो 1833 के एक्ट में बोला था कि आपको स्लेवरी रोकना है। लेकिन वो सिर्फ कानून बनाया गया था, वो बोला गया था। रोकने का काम यहां से एलन बोरो करेंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। इनसे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनको भी वापस बुला लिया कि भाई आप आ जाइए। ठीक है, इसके टाइम में इसने कहा कि देखो आप जो सिंध है उसको एनेक्स करो, सिंध को हटाओ रास्ते से, कि क्यों फालतू में आपने उसके ऊपर कंट्रोल भी कर रखा है, आपने उसको हरा भी दिया। देखो वो पिटा के बिठा दिया, सिंध को पिटा दिया, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि नहीं उसको एनेक्सेशन करो। तो इसने नेपियर को भेज के कहा कि भाई
उसको एनेक्स करके आओ, तो सिंध का एनेक्सेशन हमें देखने को मिलता है इनके टाइम पीरियड में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर इनको क्योंकि 2 साल के लिए आए थे, अब इनको वापस बुला लिया कि आप आ जाइए अब। तो जब ये वापस गए तो यहां से हमें देखने को मिलता है इनके बाद जो आते हैं उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स, देखो ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भी आएगा, वो 1909 के पीरियड में हमें देखने को मिलेंगे, ये वो हार्डिंग नहीं है। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये हार्डिंग पहले वाले या दूसरे वाले, पॉइंट क्लियर है। तो ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा 1844 से 48। अब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, किसकी? पंजाब की, क्योंकि सिंध को ये एनेक्स कर चुके हैं। पंजाब में इनको देखा क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह थे वो बैठे हुए थे, और जैसे महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई तो अब इनको ऑप्शन मिल गया है कि भाई आप पंजाब को एनेक्स कर सकते हो, पंजाब को कंट्रोल में ला सकते हो। तो यहां से इन्होंने फर्स्ट एंग्लो पंजाब या सिख वॉर की। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। क्या है, किस तरीके से ट्रीटी हुई, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि पंजाब का एनेक्सेशन किस तरीके से करते हैं पंजाब पे, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर क्या है, किस तरीके से हुआ, वो सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो भैरोवाल की ट्रीटी ये करते हैं, पॉइंट क्लियर। वहीं से हमें इस पीरियड में देखने को मिलता है इनसे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इस पीरियड में, ये करते हैं एक तो फीमेल इन्फेंटिसाइड पर ये काम करते हैं कि भाई इसे रोका जाए। कब तक चलेगा? छोटी बच्चियों को आप गर्म तेल में डाल दोगे, गर्म दूध में डाल दोगे, कब तक उनको मारा जाएगा? इसे रोक लगाई जाए, इसे रोका जाए, अबोलिशन किया गया। दूसरी चीज, इनके पीरियड में सेंट्रल इंडिया में एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम है कोंद कम्युनिटी, कोंद, ठीक है, जो कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करते हैं, ह्यूमन सैक्रिफाइस। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई आदमियों की आप बलि देने लग रहे हो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, तो ये एक गलत सिस्टम है, आप इसको रोक लगाइए। यहां से इन्होंने सेंट्रल इंडिया में जो कोंद कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट यहां पे मिलिट्री एक्शन लिया। एक तरीके से यहां पे कोंद रिवोल्ट देखने को मिलता है, क्या है वो हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ह्यूमन सैक्रिफाइस पर इसने रोक लगाई, अबोलिशन किया कि ये जो आप सिस्टम जो यूज कर रहे हो, जो इस तरीके के जो आप प्रथा यूज कर रहे हो, ये गलत है, आगे से ये फॉलो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से चक्रा बिश्नोई जो इसको लीड करते हैं, वो आगे चल के इस रिवोल्ट को देखेंगे हम, कौन कम्युनिटी का रिवोल्ट क्या है, किस तरीके से हुआ। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है ह्यूमन सैक्रिफाइस को लेके, पॉइंट क्लियर। कौन करते हैं? लॉर्ड हार्डिंग, पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास में है 1848 के बीच में 4 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहां पे डिस्कशन किए। अब आते हैं 1848 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, इनके बारे में समझते हैं। अब ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका एम्बिशन बहुत अलग है इंडिया को लेके। ठीक है, कैसे है उसको भी समझेंगे। अब देखो, जब ये इंडिया में आ रहे हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, 1848 to 56 इस पीरियड में हमें देखने को मिलेंगे। अब कहानी को समझना और सुनना, इधर फोकस करना है, एक एक चीज आपको क्लियर होगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं चार्टर एक्ट की, चार्टर एक्ट 1833, इस पीरियड में जो इस एक्ट में बोला गया कि हमने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब बाहर से कोई भी बंदा जा सकता है इंडिया में, आप जाके किसी भी तरीके का ट्रेड कर सकते हो, आप फ्री हो,
कोई आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आप पूछोगे नहीं कि जाऊं या ना जाऊं, या इंडिया में किस तरीके से ट्रेड करूं, कैसे करूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट बंदा ट्रेड करना चाहे करे, स्टेट जाना चाहे स्टेट करे, ठीक है, हर तरीके की परमिशन यहां पे दी गई। अब एक बात सोचो, क्योंकि इंडिया में अभी फिलहाल के लिए स्टेबिलिटी है ही नहीं। अगर हम बात करें इंडिया में तो इनस्टेबिलिटी है, यहां पे कोई एक सेंट्रल पावर है ही नहीं जिसको ये बोला जाए भाई। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले क्या था, मुगल्स थे जो कि सेंटर पावर थे। तो कोई भी बात होगी तो जाके सेंटर को बोला जाएगा कि भाई मुगल एम्परर आपके एम्पायर में कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। अभी फिलहाल इंडिया में ऐसी इंस्टेबिलिटी है, ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से कंट्रोल में है जो इंडिया को कंट्रोल कर रही है, ना यहां पे कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी बैठी है जो मुगल एम्परर की तरह से कि पूरे एम्पायर को चला रहा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में जब इनस्टेबिलिटी है, भाई मान लो सपोज करो अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो आप ये कहोगे कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। कल को हो सकता है मैं ये पैसे आपको लौटाऊंगी ना, तो क्या होगा, पैसे तो डूब गए आपके। ऐसा ही सेम काम कोई बाहर से कोई बंदा पैसे लगाना चाहता है इंडिया में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बोल दिया कि आपकी मोनोपोली खत्म हो गई है। अब ब्रिटेन से मान लो सपोज करो कोई फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी तरीके की सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना, कि हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो अब बार बार ब्रिटेन की पार्लियामेंट पे यही प्रेशर बन रहा है कि भाई आपने बोल तो दिया कि इंडिया में ट्रेड करो, लेकिन इंडिया में ट्रेड करने के लिए हमें कोई ऐसा सेंट्रल पावर चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए जो हमें इस चीज की गारंटी दे सके कि आपका ट्रेड एकदम ठीक है, आपके पैसे जो आपने यहाँ पे कंपनी लगाई है, जो आप ट्रेड करने के लिए आए हो, वो पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हमारे पास लॉर्ड डलहौजी के सामने है। पॉइंट क्लियर है। तो ये यहां पे जब इंडिया में आ रहा है तो इसको एक ही चीज बोली गई है कि आपको अपना झंडा पूरी तरीके से लहराना है, आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करना है। कैसे करोगे वो आप जानो। पॉइंट क्लियर। क्योंकि हमें चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, वो तभी होगा जब एक सेंटर पावर होगी, एक अथॉरिटी होगी, एक सुपर पावर होगी, और उसके लिए यहां पे सारा काम करेगा लॉर्ड डलहौजी, इसी चीज को देखते हुए। पॉइंट क्लियर है। पॉइंट क्लियर। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानने की कोशिश करें तो ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होके आएंगे इंडिया में। पॉइंट क्लियर। तो नया खून है, नई एनर्जी है। तो इसने आते ही पहले इंडिया में देखा कि भाई हमने जो यहां पे सिस्टम चला रखा है सब्सिडरी अलायंस, क्या जरूरत है इसकी, हटाओ इसे। देखो अब एक बात को समझना, इंडिया पे जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं वो किस किस तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल 3 फॉर्म में किया, जो दिमाग लगा के किया, एक टाइम फ्रेम में कि इस टाइम पीरियड में सिर्फ इसी चीज को फॉलो किया जाए, इस टाइम पीरियड में इस चीज को फॉलो किया जाए। कैसे, देखो अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो जब ये 1760s का पीरियड देखते हैं हम, 1760s का, इस टाइम पीरियड में इन्होंने उन एरियाज को टारगेट किया, वो एरिया देखे या वो ऐसे एम्पायर देखे जहां पे इनको देखने को मिला कि जो रूलर है वो वीक है। मतलब ऐसे बंदे को अपॉइंट किया जाए जो इनकैपेबल, मतलब कंपनी इस पीरियड में किंग मेकर की फॉर्म में निकल के आ रही, किंग मेकर, कि भाई एक ऐसे बंदे को गवर्नर, ऐसे बंदे को आप रूलर बना के बिठाओ जो इनकैपेबल हो, उसके बस का ही ना हो, ठीक है, उसके अंदर कैपेबिलिटी ना हो रूलर बनने की, जो सहारा मांगे, ऐसे बंदे को रूलर बनाइए। तो किंग मेकर की फॉर्म में निकल के आती है कंपनी 1760s के पीरियड में। उसके बाद हम देखते हैं 1799 में कंपनी ने क्या देखा कि क्योंकि रूलर है वो वीक है, अब उसको जाके बोलना शुरू कर दिया कि देखो आप इनकैपेबल हो भाई, अब हो सकता है आपके सामने कल को कोई भी दूसरी पावर, कोई भी दूसरा बंदा आके आपके सामने, कोई भी फॉरेन से आके आपके ऊपर अटैक कर दे, तो इसके बदले में हम आपको सहायता देंगे, हम आपके यहाँ पे आर्मी रखेंगे, जिसको बोला गया सब्सिडरी अलायंस। फिर उन्होंने दूसरा काम किया कि देखो आपकी सिक्योरिटी हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपको सिक्योर रखेंगे, सेफ रखेंगे, आप हमारे साथ ये अलायंस कर लो। दूसरे फेज में हमें ये देखने को मिलता है, पहले
किंग मेकर की फॉर्म में निकल के आए, फिर उनकी कैपेबिलिटी पे उंगली उठा के उनके अंदर सब्सिडरी अलायंस कर लिया। फिर यहां हम देखते हैं 1740s के पीरियड में, अगर हम 48 के बाद देखें तो 1848 में इन्होंने देखा कि भाई क्या फायदा है इनका, क्यों बिठा रखा है, जबरदस्ती है क्या रूलर को बिठाना, हटाओ ही नहीं। तो यहां से ये एक नई पॉलिसी लेके आता है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म में इंडिया पे अपना कंट्रोल बनाएंगे। पहले किंग मेकर बन के आए, उसके बाद में ये सब्सिडरी अलायंस को लेके आए, उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए कि भाई आप इतने इनकैपेबल हो, आपके अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपकी खुद की संतान हो, आपके खुद के बच्चे नहीं है, आपने अडॉप्ट कर रखे हैं, तो आप कैसे राजा बनोगे, हटाओ इन्हें। इसके बदले में इन्होंने कई सारे राजाओं को, कई सारे जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं झांसी देखें, अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सतारा देखें, तो इन सब को अपने कंट्रोल में लिया कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर हो, आप ऐसे बंदे हो जिनकी खुद की संतान नहीं है। ठीक है, तो उन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। पॉइंट क्लियर। तो यहां पे आते ही इसने सबसे पहला पॉइंट ये बोला कि ये जो सब्सिडरी अलायंस हमने कर रखा है, क्यों कर रखा है, इसका फायदा ही नहीं है, उन बंदों को हटाओ और वहां पे अपना कंट्रोल बनाइए। बोल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है सब्सिडरी अलायंस। इसी पीरियड में दूसरा में काम देखने को मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए। ठीक है, समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट है जो आपके साथ में पूरी स्टोरी कहानी के तरीके से चलेगी। ठीक है, उसे समझना आप। दूसरा पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि देखो हमने सबको पेंशन दे रखी है, सबको टाइटल दे रखा है। क्यों दे रखा है भाई, कि आप राजा हो। क्यों, किस नाम के राजा, आप राजा नहीं हो, हटो अब, क्योंकि अब कंपनी बराबर में बैठी है। अभी तक ये क्या कर रहे थे, 1813 के पीरियड तक हम देख रहे हैं कि कंपनी नीचे जाके बैठ रही है, ऊपर राजा बैठा है, नीचे कंपनी बैठ रही है। 1830 1820 के बाद में हम देखते हैं कि राजा और कंपनी बराबर में बैठी है। अब यहां पे डलहौजी क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हटाइए इन्हें, ना तो हम टाइटल देंगे किसी को, ना हम पेंशन देंगे किसी को, हटाओ इन्हें, सब खत्म, कोई फायदा ही नहीं है देने का, क्यों जबरदस्ती का खर्चा कर रहे हो, नहीं करना हमें। ठीक है, अब सेंट्रल पावर कौन होगी, हम होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके का काम करना शुरू किया। तो अब ऑब्वियस है कि ये उंगली करना शुरू करेगा कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स है, अब इनको हटाओ ना यहां से, कौन है, इनको जबरदस्ती का हमें पावर नहीं देनी, अब जबरदस्ती को इनके साथ में नहीं बैठना है। तो प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने परेशान करना शुरू किया, टॉर्चर करना शुरू किया। ठीक है, ताकि ये थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिनसे इनको छीना झपटी की जा सकती है। पॉइंट क्लियर। वही हम देखते हैं कि इन्होंने एनेक्सेशन की पॉलिसी को अपनाया, और एनेक्सेशन में हम देखेंगे पंजाब को ये एनेक्स करेगा, पंजाब को एनेक्स करेगा कि लाओ अब हमारे कंट्रोल में आ जाइए, पूरी तरीके से आप खत्म हो गए, हटाओ इन्हें, बाहर करो। पॉइंट क्लियर। वही हमें देखने को मिलता है कि अब इस पीरियड में ये कुछ ऐसे मिलिट्री एक्शन भी करेगा। उसमें सबसे पहले इसने सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर को अंजाम दिया। चलो, इसने अपनी मिलिट्री में लोगों को बोला कि जितने भी आर्मी के लोग हैं, इनको बोला कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, और नॉर्थ ईस्ट में अब जो बर्मा है, जो म्यांमार वाला रीजन है, उसके ऊपर जाके अटैक करो, वहां से उसको खत्म कीजिए। तो सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर करवा दिया। अब इसका रिजल्ट निकल रहा है, देखो क्या होगा, क्या 1857 अब धीरे धीरे पास आ रहा है। अब सिचुएशन समझते जाइएगा कि 1857 आखिर हुआ क्यों। ठीक है, क्या कारण बन रहे हैं, क्योंकि यहां से डलहौजी ने मिलिट्री के लोग, क्योंकि मिलिट्री में ज्यादातर लोग कौन है, इंडियंस है, अब उनको उठा के अपने ही लोगों के अगेंस्ट लड़वाने लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी इंडियंस बैठे हुए हैं। उनके अगेंस्ट यहाँ पे लोगों को भेजा बर्मा में कि आप जाइए वहां पे लड़ाई कीजिए और उनको वहां से खत्म कीजिए। अब वो चले गए, ठीक है, वहां पे लड़ाई करके आ गए, वहां से उस वाले पार्ट को जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद होता है हमारे पास में, हमें एक वॉर देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर 1854 में, 1854 से 56 के पीरियड में देखने को मिलती है। अब एक क्रीमियन वॉर है क्या? देखो, क्रीमिया जो कि हमारे पास में देखने को मिलता है, क्रीमिया ये एक्चुअल में पहले हम अगर बात करते हैं तो ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, ओटोमन एम्पायर का। ठीक है, अब ओटोमन एम्पायर का ब्रेकडाउन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ये टूटने लग रहा है। अब टूटने लग रहा है तो डेफिनेट है कि क्रीमिया अब किधर जाएगा? ठीक है, क्योंकि जब उसके डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो छोटे छोटे पार्ट्स टूट रहे हैं, निकलने लग रहे हैं। अब क्रीमिया एक ऐसी जगह पे है जिसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कैसे? क्योंकि इसके बगल में हमें देखने को मिलता है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के साउथ में अगर यदि हम आते हैं तो यहां से हमें मेडिटेरेनियन सी में आने का एक्सेस मिलता है। ठीक है, ब्लैक सी के साउथ से हम अगर आते हैं तो हम मेडिटेरेनियन सी में एंटर कर जाएंगे, और मेडिटेरेनियन सी में आ गए तो यहां से हमें कई सारे ऐसे, जो हम बात करें तो नीचे हमें अफ्रीका देखने को मिलता है, अगर हम ऊपर बात करें तो यूरोप देखने को मिलता है, अगर हम इधर बात करें तो एशिया देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम जब मेडिटेरेनियन सी में आ जाते हैं तो हमारे पास एक्सेस बहुत बड़ा हो जाता है, कई सारे कॉन्टिनेंट्स में जा सकते हैं। नीचे हम अफ्रीका में जाएंगे, ऊपर हम यूरोप में जा सकते हैं, बगल में हम एशिया में जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम क्रीमिया की बात करते हैं तो ये बहुत ही ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोकस है रशिया का। रशिया कह रहा है कि क्रीमिया किसी के भी कंट्रोल में नहीं जाने दूंगा, ये मेरा पार्ट है, मैं रखूंगा इसको। ठीक है, अब ये बात देख के ब्रिटिशर्स वो उछल के आ रहे हैं ब्रिटेन में, क्योंकि वो भाई पहले से थोड़े से चोड़ में है ना कि हम तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन प्लस फ्रांस दोनों कह रहे हैं कि ना, रशिया के कंट्रोल में नहीं जाने देंगे, कुछ हो जाए रशिया के कंट्रोल में हम क्रीमिया को नहीं जाने देंगे। तो इनके बीच में आपस में कोलिजन देखने को मिलता है, और यही कहलाता है क्रीमियन वॉर। वर्ल्ड हिस्ट्री में इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिएगा कि यह है क्रीमिया वॉर। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है क्योंकि ब्रिटेन ने इन पे अटैक तो कर दिया लेकिन इनको डिफीट नहीं कर पा रहे। अब क्या करें? तो यहां पे बैठा डलहौजी, डलहौजी को बोला कि भाई आपने बर्मा को जीत लिया। बोले हाँ हाँ, बर्मा पे एनेक्सेशन कर लिया हमने, वहां उस वाले पार्ट को तो हमने खत्म कर दिया है। तो बोले अब एक काम करो, आप जो आर्मी है उसको हमारे पास भेज दो। अब आर्मी के लोग कह रहे कि भाई हम क्यों जाएं? ठीक है, तो यहां से लॉर्ड डलहौजी ने यहां पे क्या किया, 10,000 के सैनिक यहां से उठाए और 7 समंदर पार, एक तरीके से ये स्टोरी बोली जाती है कि 7 समंदर पार उठा के आर्मी के लोगों को, इंडियंस को उठा के और लोगों के अगेंस्ट लड़ने के लिए, मारने के लिए यहां पे भेजा। ठीक है, अब यहां से जैसे ही इंडियंस गए, 10,000 की आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी है, वहां जा रही है, लड़ाई किया, पूरी तरीके से इनको डिफीट किया, और उसके बाद में एक तरीके से ब्रिटेन की यहां पे जीत होती है। अब ब्रिटिशर्स जीत गए हैं, यही चीज आके हमें देखने को मिलती है कि भाई ये एक रीजन बनेगा इंडियंस के बीच में कि भाई हमें उठा के जहां मन कर रहा है इनका वहां पे भेज रहे लड़ने के लिए। कभी ये भेज रहे नॉर्थ ईस्ट में बर्मा के अगेंस्ट, कभी ये भेज रहे हमें 7 समंदर पार पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, मजाक समझ रखा है क्या हमारा? तो यही एक रीजन बनेगा जो आर्मी के लोग आपस में मिलके रिवोल्ट करने के लिए तैयार होंगे, जो 1857 का रिजल्ट बन के आएगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके के पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, वो ये, इसने देखा कि जो आर्मी में जो रेजिमेंट है, जो कि हमें बंगाल रेजिमेंट देखने को मिलती है, वो उसमें कुछ कुछ डिस्टर्बेंस या रिवोल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वहां पे लोग रिबेल करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो यहां से इसने रेजिमेंट को शिफ्ट किया और मेरठ में शिफ्ट कर दिया, आर्टिलरीज को वहां पे शिफ्ट किया। हम यही देखेंगे, मेरठ से ही रिवोल्ट उठेगा 1857 में, जो 10 मई को जो होगा वो यहीं से होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके टाइम पीरियड में होता है रिवोल्ट, वो देखने को मिलता है संथाल रिवोल्ट।
क्या है वो भी आगे चल के डिस्कशन करेंगे, बस आपको नाम पता होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए कि संथाल रिवोल्ट किसके पीरियड में होता है, कौन द रिवोल्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन द रिवोल्ट कब होता है, किसके पीरियड में होता है, और दूसरा संथाल रिवोल्ट किसके पीरियड में होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहां पे ये कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आएगा, ऐसा नहीं है कि ठीक है इसने लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि देखो इसी पीरियड में जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो संथाल रिवोल्ट है, यहां पे ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा ब्लडिएस्ट, एक तरीके से हम कह सकते हैं खून खराबा जो हुआ सबसे ज्यादा यहां पे देखने को मिलता है इस रिवोल्ट में। इसी के एवज में हमें देखने को मिलता है कि ये जो लॉर्ड डलहौजी है ये कहता है कि भाई मेरे को ऐसे राइफल्स चाहिए, ऐसे राइफल्स चाहिए जिसकी हेल्प से मैं लड़ाई लड़ सकूं, जिससे मैं डिफीट कर सकूं सामने वाले को, तो मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग राइफल्स चाहिए। यहीं से हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, एनफील्ड राइफल, जो ये ब्रिटेन से मंगवाने की जो डिमांड करता है वो यहीं से करता है, इसी रिवोल्ट के बाद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स की, कौन कौन से रिफॉर्म करेगा, क्या क्या रिफॉर्म करेगा, उन्हें समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या करेगा, इसने क्या देखा भाई, जितने भी नई टेरिटरीज जो ये कैप्चर करने लग रहे हैं, उन टेरिटरीज को अब ये कह रहे हैं कि किसी भी दूसरे गवर्नर के हाथ में थोपने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल में होनी चाहिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, डायरेक्ट कंट्रोल में। अब ध्यान से देखें तो हमें यहां पे दो चीजें देखने को मिल रही है। पहला, ये बंगाल वाले रीजन में बैठे हैं। दूसरा, नई टेरिटरी जो भी आ रही है वो सारी की सारी इसने अपने कंट्रोल में ले ली कि भाई मुझे ही थोप दो, क्योंकि मैं पूरे इंडिया को संभाल रहा हूं। अब इसके पास में दोनों जिम्मेदारियां है, नई टेरिटरी भी, बंगाल की भी। अब कोई भी बात होगी, छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो सपोज करो कह दिया कि भाई हमारे घर पानी नहीं आ रहा, तो बोले कहां जाए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास जाओ। हमारे घर के सामने एक कुत्ता आया, वो पोटी करके चला गया, कहां जाए, बोले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाओ। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं बैठ के कि भाई मैं इंडिया का गवर्नर जनरल हूं या फिर मैं बंगाल का हूं, मैं कहां का गवर्नर जनरल हूं, मेरे को पूरा इंडिया भी देखना है। अब ये छोटे कामकाज कौन संभाले, तो इसके लिए बोला कि भाई नहीं, ये काम नहीं करूंगा मैं, अब छोटे छोटे जो भी काम है वो काम अब दूसरे लोग करेंगे, इसके लिए मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको बोला लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो इसने अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर। आज के टाइम में भी हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूटीज में अपॉइंट होते हैं वो यहीं से आए हैं। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो छोटे काम है इनको अब मैं नहीं करूंगा, ये काम करने के लिए हम अलग से बंदा रखेंगे, वो संभालेगा। बोल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट क्लियर। ऐसे इसने एडमिनिस्ट्रेशन में, इसने आर्मी में कहा कि मैं आर्मी के अंदर कुछ ऐसे लोगों को, देखो इंडियंस ही अगर सारे के सारे आर्मी में रहेंगे तो कल को कोई रिवोल्ट होगा तो उसके अगेंस्ट इनको सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम आर्मी में यूरोपियंस की एंट्री करवाएंगे और यूरोपियंस की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाएंगे, ताकि यहां पे लोग क्या कर पाए, ज्यादा आर्मी स्टेब्लिश हो पाए और यूरोपियंस उसमें ज्यादा से ज्यादा हो। अब करने के लिए शुरुआत करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्टेब्लिश नहीं कर पाता। इसके आगे चल के हम कैनिंग के बारे में देखेंगे तो वो इसको स्टेब्लिश करेगा, ये शुरुआत करते हैं। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। इसके बाद ये दूसरा काम करता है, सेकंड, एजुकेशन को लेके। एजुकेशन, देखो अभी तक जो एजुकेशन में चल रहा है वो चल रहा है विलियम बेंटिक की बात। विलियम बेंटिक, इसने क्या बोला था, इसके पीरियड में एक मैकोले नाम के बंदे हैं, मैकोले। इसने क्या बोला था, इसने कहा कि देखो हमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको यूज करना चाहिए। अब ये पूछोगे ये क्या है, देखो इसमें क्या बोला गया, मैकोले ने बोला कि देखो हम एक बंदे को इंग्लिश सिखाते हैं, ठीक है, हम एक बंदे को इंग्लिश सिखाएंगे, ये एक बंदा 10 लोगों को इंग्लिश सिखाएगा, ये 10 लोग जाके 100 लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, ये 100 लोग जाएंगे 1000 को इंग्लिश सिखाएंगे, 1000 10,000 को सिखाएंगे।
इस तरीके से हम एक चेन क्रिएट कर देंगे और वो चेन ऐसी होगी जिसकी वजह से सभी के सभी इंडियंस धीरे धीरे इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, अंग्रेज बन जाएंगे। तो हम ऐसे सिस्टम को यूज करते हैं। इसको बोला गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, कौन लेके आया? मैकॉले लेके आया विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में। अब यही पॉलिसी ये यूज करने लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हार्डिंग आता है। हार्डिंग ने तो ये तक भी बोल दिया था कि अगर यदि मान लो हमारे पास में कोई भी एग्जाम हो रहा है जहां पे हम सिविल सर्वेंट्स को ले रहे हैं, उन सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट या किसी भी जगह पे अपॉइंटमेंट करनी है तो हम उसी बंदे को अपॉइंट करेंगे जिसको इंग्लिश आती होगी। एक तरीके से थोपने की बात हो रही है कि आप इंग्लिश को एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई इसके बाद में जब हमारे पास में जब डलहौजी आया तो इसके टाइम में देखा कि नहीं यार, ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये जो थ्योरी है अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। पूछा गया क्यों? पहली चीज तो ये, क्योंकि यहां पे एक तो कनेक्टिविटी का है, आप किस तरीके से लोगों तक पहुंच पाओगे इसको तो सिखा दिया आपने बिठा के, ये 10 लोगों तक पहुंचेगा कहां? लोग अवेयर ही नहीं है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, तो आप कैसे इस एक बंदे की बात को 10 लोगों तक पहुंचाओगे? और ये 10 लोग कैसे 100 लोगों तक पहुंचे? हो ही नहीं सकता। तो यहां पे पहली प्रॉब्लम ये आ गई। तो इसको लेके हमारे पास में लॉर्ड डलहौजी ने कहा तो अब क्या करना चाहिए? तो यहां पे एक बंदा बैठा है जिसका नाम है चार्ल्स वुड। ये बैठा हुआ है, ये एक प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो इसने बोला कि देखो इसको छोड़ो, इसको रहने दो, हम शुरू करते हैं यहां पे जिसको बोलते हैं एंग्लो वर्नाक्यूलर एक्ट लेके आते हैं, जो एजुकेशन का पार्ट होगा, जिसमें हम शुरू से ही प्राइमरी में ही जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वहीं से हम उनको इंग्लिश सिखाना शुरू कर देंगे, उनको बोलना शुरू कर देंगे। हाँ को यस कहेंगे, नो कहेंगे, नहीं बोलना है तो नो कहेंगे, आफ्टर, बिफोर, इस तरीके के छोटे छोटे टर्म्स हम उनको सिखाना शुरू करेंगे प्राइमरी से ही। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम यहां पे हम लेके आएंगे, इसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसको बोला जाता है वुड्स डिस्पैच। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। वुड्स डिस्पैच 1854 में आता है। कौन लेके आता है? चार्ल्स वुड्स। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है, जो कि इनसे रिलेटेड है। अब लोग इस बात को मानने को एक्सेप्ट नहीं, क्यों? क्योंकि इंडियंस को क्या लग रहा है, ये तो हमारे लोगों को अंग्रेज बना रहे हैं, एक तरीके से अंग्रेज बना रहे हैं ना, कि भाई वो धीरे धीरे लोगों को चेंज कर देंगे। अब ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। यहां से हमारे पास में बोला ठीक है हम इस सिस्टम को लेके आते हैं और इसको यूज करेंगे। उसके बाद इसने 3 यूनिवर्सिटीज खोलने की बात बोली कि हम 3 यूनिवर्सिटीज अलग अलग जगह पे हम खोलेंगे, लेकिन वो काम हमें कैनिंग के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो होंगी, वो आगे चल के समझेंगे। ठीक है, फिर करता है ये नेक्स्ट, अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो नेक्स्ट रिफॉर्म हम देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स। अब इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म है सोशल रिफॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल रिफॉर्म्स देखो, क्योंकि इंडिया में सोशल रिफॉर्मर्स धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, इसी पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि निकल के आए। इन्होंने क्या बोला कि देखिए आपने पीछे देखा सती सिस्टम, उसको अबोलिश कर दिया। बोले हाँ जी बिल्कुल कर दिया हमने, हमारी वजह से हुआ है। ये बात कौन बोल रहे हैं? ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं होते तो सती सिस्टम आप रोक ही नहीं सकते। बोले बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने सती सिस्टम तो रोक दिया, लेकिन जो विडो है अब वो कहां जाए? पहले सोसाइटी के डर से वो सती हो जाती थी, ठीक है, अब वो सती हो गई तब तो ठीक है, लेकिन अब ये विडो ही है। अब ये विडो कहां जाए? सोसाइटी में इनकी वो रिस्पेक्ट नहीं है। बोले हाँ, तो अगर इनकी रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर ये बेचारी करे क्या? ये तो घुट घुट के मर रही है। तो आप कोई ऐसा कानून लेके आइए जिसमें इन विडोज की रीमैरिज हो सके,
रीमैरिज, ताकि यहां पे लोग शादी कर सके इनको दोबारा से, ताकि इनकी लाइफ दोबारा से स्टेबल हो सके, इनको भी रिस्पेक्ट मिल सके। उसके लिए आपको कोई ऐसा कानून लाना पड़ेगा जो कि इन जो विडोज हैं उनके फेवर की बात हो। तो यहां से ये काम करेंगे, विडो रीमैरिज पे काम करेंगे, लेकिन एक्ट क्या आएगा वो आगे कैनिंग करके जाएगा, काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि पीछे से पुश कौन कर रहे हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो पीछे से इस बात को लेके पुश कर रहे हैं कि भाई आपने सती सिस्टम को रोका, ठीक है, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा ताकि जो विडोज हैं उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। उसके लिए उनको शादी करनी पड़ेगी दोबारा से। तो आपको एक नया एक्ट लाइए, इस पे काम कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। बोले ठीक, आप बात तो सही कह रहे हो, इस चीज को लेके भी हम काम करेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर। दूसरी तरफ इसने क्या देखा? दूसरी तरफ इसने बैठ के बात करना शुरू किया। किसके साथ में? इसने बात किया मिशनरीज के साथ। बोले कि हाँ भाई बताओ कहाँ तक काम चला अपना, जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की बात आती है, लोगों को इंडियन ओरिजिन को आप क्रिश्चियन बनाने के लिए बात कर रहे थे, कहाँ तक बात पहुंची? तो मिशनरीज बैठे, उन्होंने कहा देखिए यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बहुत है यहां पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे मान लो सपोज करो मैं कह दूं हरिओम, एक नाम है, बहुत सारे लोग हैं जो हरिओम नहीं बोलना चाहते, कहते नहीं मेरे को ये नाम पसंद नहीं है, मेरे को हैरी बोलो, हैरी। जैसे प्रतीक, बोले नहीं मुझे प्रतीक नहीं, पैट्रिक बोलो, पैट्रिक। बोले बहुत लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डर है। कैसा डर? बोल डर ये है कि अगर उनके अंदर अगर ये चेंजमेंट आता है, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो अपने अंदर जो हमारे पास में जो कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो इनके फैमिली मेंबर्स उस बात को मानने को तैयार नहीं है। जैसे मान लो आपके दोस्त को कह दो कि चल गोवा घूमने चलते हैं, तो आपके पापा कहेंगे नहीं नहीं वहां नहीं जाना है। तो एक वो तरीका हो गया ना कि पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन आ रही है कि पापा मना कर रहे हैं, हम तो बन जाएंगे लेकिन पापा मना करते हैं। तो बोले क्या करें? तो कुछ ऐसा एक्ट लेके आओ जिसकी वजह से, क्योंकि इनको डर ये है कि कल को इनको घर से ना निकाल दिया जाए। चेंज तो हो जाएंगे लेकिन इनको घर से निकाल देंगे, फिर कहां जाएंगे? ठीक है। तो इसके लिए यहां पे एक एक्ट लेके आते हैं जिसको बोला गया रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट। रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट। इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, अगर वो अपनी मर्जी से क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो किसी भी बंदे को आप उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, जो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आप उससे बेदखल नहीं कर सकते, उनसे हटा नहीं सकते हो, वो उसी की रहेगी। अब देखिए कंडीशन देखो, यहां से इंडियन जो कॉमन पर्सन है उसके दिमाग में क्या आएगा थॉट? उसके दिमाग में एक थॉट आएगा कि हमारा जो बेटा है वो तो गया ही गया, वो तो बन गया है क्रिश्चियन, वो तो बाहर गया, लेकिन साथ में प्रॉपर्टी भी ले गया, प्रॉपर्टी भी गई भाई, कुछ ही नहीं बचा अब हमारे पास। तो देखो 1857 की जो क्रांति होगी, जो रिवॉल्यूशन होगा, उसके लिए आप अगर समझने की कोशिश करो तो यहां से ये सारे फैक्टर, ये कॉमन जो लोग हैं, आम आदमी है, वो भी इस रिवोल्ट का हिस्सा होगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उन सब के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि चलो भाई इनको हटाओ यहां से, ये गलत काम हो रहा है, इनको निकालना पड़ेगा हमें यहां से। पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी 1857 के रिवोल्ट में। पॉइंट क्लियर है? उसी तरीके से इसने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या काम करेगा? तो सबसे पहली चीज तो इसने रेलवे के डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया, रेलवे के डेवलपमेंट पे। बोले ये क्या? बोले देखो कि रेलवेज को हम प्राइवेट लोगों के हाथ में थोपते हैं, प्राइवेट कंपनीज होंगी जो कि इसको डेवलप करेंगी और अच्छे से इसको और कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी, ठीक है। तो अब जैसे किसी भी रेलवे ट्रैक को अगर बिछाने हैं जहां पे 100 रुपए का खर्चा आ रहा है,
₹1000 का खर्च आ रहा है, तो इन्होंने भाइयों ने क्या किया, क्योंकि प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया, जो सारे का सारा डेवलपमेंट का काम है वो प्राइवेट कंपनी करेगी, तो ऑब्वियस है प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगी। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट जहां पे ₹10 का खर्चा होना था, इंडियंस के ऊपर वही खर्चा ₹100 का बन गया, 10 गुना चार्ज एक्स्ट्रा वसूला गया कि लाइए, क्योंकि हम आपके यहाँ पे इंडिया में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, रेलवे को डेवलप करना चाहते हैं। कर वो अपने यूज के लिए रहे थे, लेकिन इंडियंस के ऊपर एक बोझ बना। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से हम देखते हैं इस पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आते हैं कि आप कहीं भी पोस्ट कीजिएगा, किसी भी जगह पे कीजिए, इंडिया में कहीं भी करो, सब जगह पे आपको सेम पे करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली बैठा हूं और दिल्ली में ही दूसरे पार्ट में, जैसे नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली में अगर मेरे को कोई भी पोस्ट करनी है तो वहां भी उतना ही चार्ज लगेगा, अगर मैं जम्मू से और कन्याकुमारी करूंगा तो भी उतना ही चार्ज लगेगा जितने यहां पे लग रहे हैं, यूनिफॉर्म पे। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो टेलीग्राफ सिस्टम लेके आए, वहां इस्टेब्लिश किया। अब इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, आपको टेरिटरी चाहिए, आपको जगह चाहिए, तो इन्होंने जगह कैप्चर करना शुरू किया लोगों से कि भाई अपनी जमीन दो ताकि हम ये सारी चीजें कर सके, वो डेवलपमेंट हम आपके लिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो जमीन चाहिए हमें, तो इन्होंने लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से हम देखते हैं तो यहां पे इरिगेशन से रिलेटेड इसने काम किया, जिसमें पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, ट्यूबवेल्स, इनके फॉर्मेशन की बात करता है, ये काम करने शुरू करेगा। वैसे ही अगर यदि हम बात करते हैं तो यहां पे ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के कि भाई हमें दिखाना है ना कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसने बोला कि इन सब के लिए, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करनी है, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWDs की इस्टेब्लिशमेंट करो। कल को किसी को भी पब्लिकली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारी की सारी बातें यहां देखी जाएंगी, इस ऑफिस में आएंगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके के काम हमें देखने को मिलते हैं लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में लॉर्ड डलहौजी एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिटवीन 1835 टू 1856। अब 1854 में 1853 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1853, क्या आएगा वो, और किस तरीके से हमारे पास में आगे 1857 का रिवोल्ट बनेगा, लॉर्ड कैनिंग आएंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कशन किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, अगली चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।